नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अब तक पढ़ लिया था। हिंदी साहित्य के अर्थ, उत्पत्ति, कुछ विद्वानों के बारे में कि उन्होंने इतिहास के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी है। उसके बारे में बाद में हमने पढ़ी थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में। और कल हमने बात की थी हिंदी साहित्य के कुछ आधारभूत सामग्री है, यानी कुछ लेखक है और उनके कवियों रचनाकारों के बारे में हमने बात की थी। तो एक बार कल की क्लास का वापस रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों ने एक बार घर पे बैठ के रिवीजन नहीं किया होगा अभी, क्योंकि आप लोग यही सोच रहे हो अभी तो वैकेंसी बहुत दूर है, क्या पता पेपर कब होगा। इसलिए मेरा खुद का फर्ज बनता है कि एक बार तो आपको यही याद पढ़ा दूं, दूसरी बार मेरा याद करवाने का कि आप एक बार फिर से वापस याद करो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आजकल सब बहुत महान विद्वान लोग पैदा हुए हैं धरती में कि वो रिवीजन कर नहीं करते टाइम टू टाइम, है ना। तो हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री के बारे में। कल हमने बात की थी कि अपने पास जो लेखक थे गोकुलनाथ, इनकी जो दो रचनाएं थी कौन कौन सी, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। साथियों, फटाफट से जैसे जैसे मैं बोलती रहूं वैसे वैसे आपको आगे आगे कमेंट करते रहना है। कि जैसे गोकुलनाथ बोलूं तो फटाफट से आपको शॉर्ट में लिखना है 84 वैष्णव, 84 लिखना है, इधर 252 लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें 84 शिष्य लिखना है, वापस इधर 252 शिष्यों का विठलनाथ के और वल्लभाचार्य के परिचय, ठीक है। तो आपको फटाफट से, मुझे जब तक मैं रिवीजन करवाऊँ ना, आप लोगों को फटाफट कमेंट करने हैं धड़ाधड़। वैसे तो आपकी टाइपिंग बहुत स्पीड है, मुझे पता है आपकी टाइपिंग कितनी स्पीड है। जो जब रात को चैटिंग करते हो तब तो आपकी टाइपिंग स्लो नहीं होती है ना, तो यहाँ पे भी स्लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आधारभूत सामग्री के बारे में। तो प्रमुख अपने जो अपने लेखक थे वो है गोकुलनाथ। तो इनकी जो रचनाएं थी दो, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के बारे में हमने बात की थी। 84 वैष्णव की जो वार्ता थी इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का परिचय था, और 252 वैष्णव की जो वार्ता थी इसमें विठलनाथ के 252 शिष्यों का परिचय था। यह गद्य यह ग्रंथ गद्य में दिया गया है। अष्टछाप के कवियों के बारे में जानकारी भी इन दोनों रचनाओं से मिलती है। इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। आगे हम बात करें तो दूसरे लेखक अपने पास जो आए थे कवि भक्तमाल। कवि कौन से हैं? भक्तमाल। भक्तमाल की रचना कौन सी थी? नाभादास। हमने बात की थी नाभादास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचनाकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कालक्रम बताया था इनका। तो सबसे पहले राम कुमार वर्मा के बारे में हमने बात की थी। तो राम कुमार वर्मा ने क्या बताया था? 1642 ईस्वी, यानी सर्वमान्य मतलब सबसे पहले कौन सा मान्य हुआ था? 1682 विक्रम संवत 1642। और आगे उसके बाद हमने बात की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो संवत 1642 के बाद माना था इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1596 ईस्वी, और महावीर सिंह गहलोत के अनुसार 1658 ईस्वी। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम, ज्यादा समय का दुरुपयोग भी नहीं करें, उपयोग करना सीखते हैं। अ, तो आगे हम बात करते हैं। यह ग्रंथ 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। कौन सा? भक्तमाल की रचना नाभादास वाला। कौन सा? भक्तमाल की रचना नाभादास। इसके अंदर विशेष है, इसमें तुलसी का परिचय पहले इसी रचना से प्राप्त होता है। तुलसी का परिचय सबसे पहले इसी रचना से प्राप्त होता है। तुलसी को विशेष विशेष आदर देते हुए नाभादास ने तुलसी को अपने इस ग्रंथ का सुमेर कहा है। क्या है कहा है? अपने इस ग्रंथ का सुमेर कहा है। आगे हमने बात की थी तीसरे अपने पास कवि मूल गोसाई चरित्र। इनके रचनाकार कौन से थे? बेनी माधव दास। और इनके मतलब बेनी माधव दास किसके शिष्य थे? तुलसी के शिष्य थे। कौन? बेनी माधव दास। इनका रचना काल क्या था? 1687, विक्रम संवत 1687। इसमें दोहा चौपाई छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र वर्णित है। क्या है? दोहा चौपाई छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र वर्णित है। किसमें? बेनी माधव दास के अंदर। चौथे कवि थे अपन ने वो देखा था भक्त नामावली। रचनाकार कौन थे? ध्रुवदास। कौन थे? ध्रुवदास। इसमें हमने देखा था ध्रुवदास के 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, और अभी भी बता रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 स्टार लगा लेना। आगे हमने बात की थी पांचवे जो कवि अपने पास कालिदास हजारा, और उनके रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी। रचना काल इनका था विक्रम संवत 1775। इसमें 212 कवियों और लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी इसमें प्राप्त होता है। इसके आधार पर शिव सिंह सिंगर नहीं है यहाँ पे, शिव सिंह सेंगर है साथियों, यहाँ पे सही कर लेना, करेक्शन कर लेना, यहाँ पे शिव सिंह सेंगर है,
शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। सर कवि गिरा विलास छठे कवि थे अपने पास। रचनाकार कौन थे? बलदेव। विक्रम संवत 1803 क्या था इनका रचना काल। और इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय दिया गया है। प्रमुख कवि इसमें कौन कौन से थे? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, बिहारी गणानंद आदि। कौन कौन से थे? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, बिहारी गणानंद और आदि। आगे हमने 7वें कवि के बारे में बात की थी। राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। कौन से थे? राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। रचनाकार कौन थे? कृष्णानंद विकास देव। रचना काल क्या था इनका? विक्रम संवत 1900। आगे इस रचना में कृष्ण के उपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन है। 8वें कवि हमने बात की थी गुरु ग्रंथ साहिब। कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब। रचनाकार कौन थे इनके? गुरु अर्जुन देव। इसमें कबीरदास, नानक, नामदेव, रैदास, गुरु नानक आदि संतों के पद संकलित हैं। तो साथियों, कल तक हमने यहाँ तक बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर साथियों राजस्थान के अनेक कवियों एवं उनकी रचनाओं का परिचय दिया गया है। जिसमें अनेक कवियों में सबसे पहले अपने पास जो आते हैं कि जो टोटल कवि है वो कितने हैं? 9 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो पहले कवि अपने पास है वो है गारसा दत्तासी। दूसरे कवि है अपने पास वो है शिव सिंह सेंगर। तीसरे हैं अपने पास जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। चौथे हैं अपने पास कवि मिश्र बंधु। पांचवें कवि अपने पास हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छठवें जो कवि है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे अपने पास 7वें जो कवि हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 8वें कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। डिटेल से एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। और 9वां अपने पास नागरिक प्रचारणी सभा काशी। कौन सा है? नागरिक प्रचारणी सभा काशी। साथियों ये अपने पास जो 9 कवि हैं 9 के बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गारसा तासी के बारे में। यानी कि जो 9 कवि हैं आपके एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कितना मतलब बिल्कुल जितना जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं यानी कि डिटेल से ही पढ़ेंगे इनका। जैसे आपके पास कुछ कवि है जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है। इन्होंने मतलब जो अपना कालक्रम था इतिहास का वो इन्होंने दिया था। तो वो भी आपको बताएंगे। मिश्र बंधु ने दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कालक्रम दिया हुआ है। राम कुमार वर्मा के अनुसार है। तो आपको इन सभी के अनुसार कालक्रम वगैरह सब आपको डिटेल से बताई जाएगी। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम जो अपने पास कवि है वह गारसा द तासी के बारे में। इनकी जो रचना है वो है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। यानी कि इनकी किसकी रचना है? गारसा द तासी की। साथियों ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और अनगिनत बार पूछा गया है। अब कैसे कैसे पूछा गया मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो यही था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी किसकी रचना है? तो गारसा द तासी की। किसकी है? गारसा द तासी की। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया अगला वो देखना। 4 क्रम में दिया गया था। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि एक में तो पूरा ये सही दे दिया और बाकी के जो 3 ऑप्शन थे उसमें इनका क्रम चेंज कर दिया। कहीं द ला से शुरू कर दिया, कहीं लिटरेचर से शुरू कर दिया। यानी कि क्रम चेंज करके पूछा गया कि सही क्रम में कौन सी रचना का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब एमसीक्यू पढ़ेंगे तब बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। आगे हम बात करते हैं ये गार्सदा तासी कौन से हैं, कौन से विद्वान है? तो ये फ्रेंच विद्वान है। कौन से हैं? फ्रेंच विद्वान। इस्तवार का यानी मतलब क्या होता है? हिस्ट्री यानी इतिहास। क्या होता है? इतिहास। लिटरेचर यानी लिटरेचर। क्या होता है? लिटरेचर। एंदु यानी हिंदवी या हिंदवी यानी हिंदी। ठीक है। हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तानी। क्या है? हिंदुस्तानी। आगे हम बात करते हैं कि प्रकाशक संस्था कौन सी थी जो अपने ये इस्तवा दला लिटरेचर हिंदुस्तानी इनकी जो प्रकाशक संस्था कौन सी थी? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। जो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। कहाँ पे है ये? आयरलैंड से ली गई है। जो अपने पास ये इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो रचना है अपने पास जो ये ग्रंथ है इसका जो समय व प्रकाशन क्या था? सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। इसका समय व प्रकाशन 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष 2 भागों में। प्रकाशन वर्ष कितने भागों में? 2 भागों में इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। कौन कौन सा है? प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण के बारे में। प्रथम संस्करण के अंदर हम बात करते हैं तो प्रथम भाग तो 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग
कब है? 1847 ईस्वी में। काफी बार पूछा गया है। पुराने क्वेश्चन उठा के देख लेना आप लोग। मैं ये नहीं, मेरे मन से नहीं बना रही हूँ कि हाँ मैंने मेरे मन से बोल दिया कि क्वेश्चन आया हुआ है। मैं पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रही हूँ कि काफी बार आया हुआ है। ओल्ड क्वेश्चन दोहराने की जरूरत नहीं है, यही देख लो कि कहाँ से कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है। काफी बार पूछा गया है कि जो इस्तवार दला जो घाटसदा तासी के अनुसार जो इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो रचना है उसका जो प्रकाशन वर्ष है दो भागों में था। तो प्रथम संस्करण के अंदर कितने भाग थे? पहले तो क्वेश्चन ये था कितने भाग थे, तो इसके अंदर कितने भाग है? दो भाग है, प्रथम और द्वितीय भाग। प्रथम भाग का सन क्या था? 1839 ईस्वी, और द्वितीय भाग का सन क्या? 1847 ईस्वी। अब हम बात करते हैं द्वितीय संस्करण के बारे में। द्वितीय संस्करण के बारे में हम बात करते हैं तो इसका प्रथम भाग सन 1870 ईस्वी, द्वितीय भाग इसका 1870 ईस्वी, और तृतीय भाग कब माना गया था? 1871 ईस्वी के अंदर। आगे हम बात करते हैं तो इनकी विशेषता के बारे में पढ़ लेते हैं हम एक बार इनकी, कि इनकी विशेषताएं क्या क्या थी। इनकी विशेषता सबसे पहले तो ये हिंदी और उर्दू के अंदर लिखी हुई थी। हिंदी और उर्दू के अंदर लिखी हुई कौन सी रचना थी? इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। भाषा कौन सी थी इनकी? फ्रेंच या फिर फ्रांसीसी। पद्धति कौन सी थी इनकी? वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी थी? वर्णानुक्रमी पद्धति, क्रमी पद्धति। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी वर्णों के क्रम के अनुसार ये पद्धति अपनाई गई थी। इसमें कुल कवि कितने हैं? 738। रट लेना, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अपने गार्सदा तासे के अनुसार इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी जो रचना है इसके अंदर जो कुल कवि कितने थे, तो कितने हैं? 738। आगे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी के कितने थे, तो 72 कवि। याद रख लेना, हिंदी कितने थे? 72 कवि। अधिकांश कवि इसमें किसके हैं? उर्दू के हैं। किसके हैं? उर्दू के। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है, यानी कि इसमें कोई काल विभाजन नहीं किया गया है। मैंने बताया था आपको कि जैसे रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया था, मिस्र बंधुओं ने किया था, जॉर्ज ग्रेसन ने किया था, तो सबके अनुसार हम पढ़ेंगे। लेकिन अपने जो पास जो घाटसदा तासी है इन्होंने काल विभाजन नहीं किया था। आगे हम बात करते हैं घाटसदा तासी के अनुसार यदि मैंने काल क्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते। यानी कि ये जो ये बता रहे हैं कि घाटसदा तासी वो कह रहे हैं कि यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते। यानी कि पहला जो विभाग वो जो बात करना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन लेखकों का पता रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है। और दूसरी जो बात ये कह रहे हैं जिनका काल क्या है? संदेहात्मक है। और तीसरी बात ये कह रहे हैं उनको जिनका काल अज्ञात है। जिनका काल क्या है? अज्ञात है। आगे हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो घाटसदा तासी है इसके जो ग्रंथ है इसको क्या कहा था? तो व्रत संग्रह कहा था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि आज जो इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी जो रचना है, जो ग्रंथ है, इन्होंने इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा था? तो व्रत संग्रह कहा था। क्या कहा था? व्रत संग्रह। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आए हुए क्वेश्चन को तो इंपॉर्टेंट यूज छाप लेना। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो बना लेना। इंपॉर्टेंट तो इतने जोर मतलब क्या बताऊँ मैं, इंपॉर्टेंट है ये तो, आए हुए एग्जाम क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं। गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ का 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, कौन? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। किसमें किया था? हिंदी में अनुवाद। और किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और कौन सी पुस्तक के अंदर? हिंदू साहित्य इतिहास नाम से किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर जो वार्ष्णेय है इनकी पुस्तक हिंदू साहित्य का इतिहास कौन सी थी? हमने यहाँ पढ़ ली थी, हिंदू साहित्य का इतिहास जो इनकी पुस्तक थी। इसके अंदर इन्होंने घाटसदा तासी के इतिहास ग्रंथों के बारे में जो रचना की थी वो सब सारी हिंदी में इन्होंने जो अनुवाद किया सारी हिंदी में किए थे। ठीक है, इसके अंदर कुल कवि कितने हैं? 500 358, सॉरी कितने हैं? 358 हिंदी के हैं और 220 कवि थे। हैं क्या बोला? कुल कवि 358 थे और हिंदी के 220 कवि थे। मुझे थोड़ी लाइन उल्टी दिखी थी, एकदम से फोक्स आया था आंखों में। तो कुल कवि कितने थे? 358। और जिसमें से हिंदी के कुल कवि कितने? हिंदी के कितने थे? 220 कवि। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नलिन विलोचन शर्मा। ये क्या कहते हैं इस ग्रंथ के बारे में? हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? घाटसदा तासी। और तासी को प्रथम इतिहासकार मानते हैं कौन? नलिन विलोचन शर्मा। तासी को यानी घाटसदा तासी को प्रथम इतिहासकार कौन मानते हैं? नलिन विलोचन शर्मा। कौन मानते हैं? नलिन विलोचन शर्मा। आगे हम इनके दोस्त के बारे में बात करते हैं।
तो यह वर्णानुक्रम पद्धति है। काल विभाजन व नामकरण का कोई इसमें प्रयास नहीं किया गया, जो मैंने बात की थी इसमें कोई काल विभाजन नहीं किया गया है। हिंदी के अतिरिक्त कवियों यानी उर्दू को शामिल किया गया है। सबसे जो मोस्ट बात है लास्ट में वो भी आ गई है आपके सामने। इसमें प्रथम कवि अंगद है व अंतिम कवि कौन है? हेमंत है। किसके अंदर? गार्सदा तासी के अंदर। प्रथम कवि अंगद व अंतिम कवि हेमंत है। रट लेना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है साथियों, आज की हम जो बात है यहीं तक ही रखते हैं। और आगे की जो अपने बाकी की जो अगला सेकंड अपने पास जो कवि है, लेखक है शिव सिंह सेंगर, इसके बारे में हम कल करेंगे बात। तो एक बार याद करके आना। कल मैं सबसे पहले आते पहले कमेंट बॉक्स में आप लोगों से यही पूछूंगी कि इसका आंसर क्या है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर देते जाना है। तो ठीक है, धन्यवाद।